जब आप लिसनिंग ध्यान से करते हैं, हेलो जॉन, तो वो चीजें आपके दिमाग में आएंगी, एब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, बिल्ली को क्या फर्क पड़ता है, उसको चाहे आप कैट बोले चाहे आप उसको कैट बोले। अभी जिनसे मैं मिला हूं, शी गॉट 8.5 बैंड इन स्पीकिंग, और वो कहती है तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं कहा अच्छा। लिसनिंग में आपके जी 4 पार्ट्स हैं टोटल। लिसनिंग मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जो आपकी स्पीकिंग इंप्रूव कर सकता है अगर आप उसको गौर से सुनते हैं और समझते हैं। बसकत होता है, आप कोई नेशनल सॉन्ग है, फर्ज करें कोई मिली नगमा है, नया नया आया, आपने उसको सुनना शुरू किया, आपने इधर सुना उधर सुना, गाड़ी में बैठे वहाँ पे भी लगा हुआ, आप कहीं और गए वहाँ पे भी चल रहा है, टीवी पे वो मिली नगमा, वो करते करते आप अपना काम भी कर रहे होंगे ना, आप कर रहे होंगे, फिर आप कहेंगे हाँ ये तो दिमाग में बैठ गया मेरे। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप लिसनिंग ध्यान से करते हैं, उनकी जो आवाज़ें हैं ना, उनकी जो साउंड्स हैं, कि किस तरह वो हेलो को बोलते हैं, हेलो जॉन, हेलो जॉन, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, एब्जॉर्ब होंगी, और फिर ऑटोमेटिकली अगर तो आप अपने आप को ब्रेकें नहीं लगाते। अब देखिए ना, राइट वर्ड है ओके, आप कहते हैं ये क्या हुआ, ओके, ओके सही है। ठीक है, अगर आप अपने आप को ब्रेक लगाते हैं ना, आप ये कहते हैं ना ओके सही है, ये क्या बात हुई, कैट, बिल्ली तो बिल्ली है, कैट। ठीक है, बिल्ली को क्या फर्क पड़ता है, उसको चाहे आप कैट बोले चाहे आप उसको कैट बोले। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को ब्रेकें लगाएंगे, ब्रेकें का मतलब है कि मैंने ऐसा नहीं बोलना, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो आपका एक्सेंट ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आप लिसनिंग ध्यान से करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कोई एक सेंटेंस आपको अच्छा लगा, आपने उसको रिपीट किया, और फिर आप उन सेंटेंसेस को स्पीकिंग में प्रैक्टिस करते हैं। यानी मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि लिसनिंग की वजह से आपका स्पीकिंग का बैंड बड़ा अच्छा हो सकता है। ख़ास तौर पे जो लिसनिंग पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 में इतने ज़बरदस्त सेंटेंसेस, क्योंकि डायलॉग होता है, और डायलॉग भी होता है सोशल नीड्स पे। लिसनिंग का पार्ट 1 सोशल नीड्स पे, पार्ट 2 भी सोशल है, पार्ट 3 एजुकेशनल है, पार्ट 4 भी एजुकेशनल है। ठीक है, तो पार्ट 1 और 2 के जो सेंटेंसेस हैं, अगर आप उनका एक्सेंट, उनकी प्रोनाउंसिएशन, कोई अच्छा सेंटेंस लगा उसको कहीं पे लिख लें, एग्जाम में आपने उसको यूज़ किया, सो दैट कैन इंक्रीज योर बैंड स्कोर ट्रिमेंडसली। अभी जिनसे मैं मिला हूँ, शी गॉट 8.5 बैंड इन स्पीकिंग, और वो कहती है तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं कहा अच्छा, yeah, that's right, okay? हाँ, जो लोग कर लेते हैं ना, वो तो कोई मसला ही नहीं है। कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे, मैंने एक रात पहले पढ़ाई की थी थोड़ी बहुत, अगले दिन मैंने पेपर दे दिया, मेरा तो 7.5 आ गया था। तो इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है, बट डोंट ट्रस्ट देम। अच्छा, लिसनिंग में आपके जी 4 पार्ट्स हैं टोटल। पार्ट 1 जो है इंतहाई आसान है। इंतहाई आसान से क्या मतलब है, या तो कोई डेट होगी आंसर में, या मंडे होगा आंसर, फ़ोन नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ठीक है, ब्लैक कलर, कोई भी ऐसी चीज़। और क्वेश्चन टाइप ज़्यादातर होती है 1 वर्ड एंड और आ नंबर, कि आपका जो आंसर है उसमें 1 वर्ड एंड और आ नंबर होना चाहिए। ठीक है, पार्ट 1 की ऐसे प्रैक्टिस करें कि आपके 10 बाई 10 आए, और शुरू में पार्ट 1 ही बेशक कर लें। पार्ट 1 आपको प्रिपेयर, 10 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, 40 क्वेश्चंस होते हैं लिसनिंग में, और 40 ही क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग मॉड्यूल में। तो जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रिपेयर करेंगे अगले 10 क्वेश्चंस के लिए। कि आपने अगर पहले दिन ही आपने लिसनिंग लगाया, पार्ट 1 अच्छा हो गया, 2 पे आके थोड़ी सी बस हो गई, 3 पे आके तो बल्ले बल्ले हो गई। बल्ले बल्ले समझते हैं ना, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी आप ढीठ बन के कर रहे हैं, फिर पार्ट 4 पे आ गए। तो सिस्टमैटिकली करें, क्योंकि जो 4 लेवल्स हैं ना, अब पहले ही दिन अगर आपको लेवल 3 पे ले जाएंगे, लेवल 4 पे, तो आपके लिए मुश्किल होगा। सबसे पहले लेवल 1 यानी पार्ट 1 करें, कोई 2, 4, 5, 10 दिन सिर्फ पार्ट 1 के जितने भी, और कोशिश ये करनी है 10 बाई 10। जब आपका पार्ट 1 में 10 बाई 10 4-5 टेस्ट में कंसेक्टिवली आ गया, अब आप पार्ट 1 के साथ मिलाएं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 की भी प्रैक्टिस चलती जाएगी और पार्ट 2 को मिलाएं साथ। फिर पार्ट 2 में देखें, हर क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करें। अच्छा, अगर सुन के नहीं ना समझ आ रही, जो वो ऑडियो में बोल रहे हैं सुन के समझ नहीं आ रही, हर कैम्ब्रिज की बुक के एंड पे ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है, बुक खोले। और अच्छा काम इन्होंने ये किया हुआ है, आगे क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, 2 का ये है, 3 का ये है। वहाँ से पढ़ें कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुझे समझ नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर समझ नहीं आया, तो उसको पढ़ें, जाके गौर से देखें क्या है, फिर ऑडियो चला के उसको ये इन्वेस्टिगेट जो करेगा वो अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव करेगा और उसका टारगेट बैंड से ज़्यादा बैंड स्कोर आएगा। और जो नहीं करेगा, एक होती अन्यवा लिसनिंग, दे टेस्ट पे टेस्ट, समझ, टेस्ट करने से इंप्रूवमेंट नहीं होती। एक टेस्ट करके उसको दोबारा इन्वेस्टिगेट करें, उस पर डीब्रीफिंग करें, मेरी मिस्टेक्स क्या हैं, क्यों हैं, ऑडियो में क्या बोला, मुझे क्या समझ आया, मेरा आंसर गलत क्यों है। जब आप एक टेस्ट को इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगले टेस्ट में आपका स्कोर बेहतर हो जाएगा।
फिर उसको इन्वेस्टिगेट करें, फिर अगले में आपका स्कोर और बेहतर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैंने 5 टेस्ट किए, मेरे 25 आंसर सही हो गए थे, छठा किया तो 18 सही हुए। तो ये भी हो सकता है कोई टेस्ट मुश्किल हो या उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा हो, लेकिन आपने जो प्रैक्टिस करनी है, लाइक मेरे पास एक 18 डेज का प्लान है लिसनिंग को लेके, आई शेयर दैट विथ यू। और उसको करना है कैम्ब्रिज की बुक्स के साथ, यानी अगर आपने पेपर डिलीवर्ड आइल्स देना है ना, उसमें लिखा हुआ है जी बुक नंबर 13 टेस्ट नंबर 2, निकालें बुक 13 टेस्ट 2, प्ले करें उसको, साथ साथ आप उसको सॉल्व करें, यू विल लर्न, राइट। अच्छा, पार्ट 1 में 1 वर्ड एंड और अ नंबर, पार्ट 2 में मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है, मैचिंग भी आ सकता है, मैप्स भी आ सकते हैं। अब मैप्स उन्होंने कम कर दी हैं, थोड़ी उनको ना शर्म आ गई। शर्म क्या आ गई है कि पुराना दौर होता था ना, टूरिस्ट ने मैप पकड़ा होता था कि मैंने पोस्ट ऑफिस जाना है, कहाँ पे है, उस पर लिखा होता है यहाँ से सीधा जाएं, फिर आगे से उल्टा हो जाएं, फिर सीधे हो जाएं, फिर ये करें। लेकिन अब उनको पता है गूगल मैप्स आ गया, ठीक है। तो अब गूगल मैप्स की वजह से ना मैप्स की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है आइल्स में। अभी जो बुक 18 भी आई है, बुक 18 में कोई मैप नहीं है, ठीक है। और आपका दूसरा जो ये लेटर राइटिंग है, अभी तक उनको थोड़ी शर्म नहीं आई कि लेटर को कम से कम ईमेल ही कर दो। मतलब अब लेटर कौन लिखता है, मतलब लिख भी आप पर्सनल रहे हैं, कोई ऐसा पागल ही होगा जो लेटर लिखे, टिकट लगाए एंड ऑल दैट, ठीक है। तो लेटर की जगह पे अगर ईमेल हो जाए तो वो दैट इज़ फार बेटर, राइट। ये चेंजेस आनी चाहिए और मेरे ख्याल से अगले 5 साल में तो आइल्स वैसे ही ख़त्म हो जाना चाहिए। सोचें, देखें, अब आपने ऐसे लिखना है, टॉपिक मिल गया आपको, आप चैट जीपीटी में जाएं, कितना रिफाइंड ऐसे आपको मिल जाएगा। लेटर लिखना है, टॉपिक दें, वहाँ पे लेटर भी आ जाएगा। तो अब तो लैंग्वेज प्रॉब्लम ही नहीं रही है, लेकिन चलाएंगे, इसी तरह चलाएंगे इसको, ठीक है। हाँ, पैसे इकट्ठे करने के लिए फी बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, ये लिसनिंग का पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 जो है उसको मैं कहता हूँ एलिफेंट ऑफ आइल्स लिसनिंग। जिन लोगों का टारगेट है ना 8 बैंड के, जिन्होंने इमिग्रेशन करवानी है, इमिग्रेशन का टारगेट होता है 8777, तो पार्ट 3 जो है वो फंसाता है। क्यों फंसाता है? एक तो उसमें आपके अप टू 3 स्पीकर्स होते हैं, 2 स्टूडेंट्स होंगे, एक कोई प्रोफेसर होगा या ट्यूटर होगा, 3 लोग हैं, 3 में से एक ट्यूटर की आवाज़ भारी होगी, आपको पता चल जाएगा, और जो 2 लोग हैं वो एक मेल एक फीमेल, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करना आवाज़ में आसान हो, ठीक है। क्वेश्चंस जो आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है मल्टीपल चॉइस, और मल्टीपल चॉइस में 3 ऑप्शंस दिए होते हैं, और ये आइल्स वाले इतने अच्छे हैं, तीनों की बात करते हैं। अब जिसको तो समझ आती है वो समझ के आंसर चूज करते हैं, जिसको समझ नहीं ना आती वो तीनों में से जिस ऑप्शन में उन्होंने एक वर्ड बोला उसकी नज़र पड़ गई, उसने कहा यही है यही सही आंसर है। मैंने खुद सुना, उसने एरोप्लेन बोला है, यहाँ पे एरोप्लेन लिखा हुआ है, यही आंसर है। वहाँ पे आपको समझना होता है, ठीक है। अब फर्ज करें अगर वो ये कहते हैं रिसेंट एडिशन टू द जू, रिसेंट एडिशन टू द जू। अब 3 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें एक लिया हुआ है एलिफेंट, एक दिया हुआ है टाइगर। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ऑप्शन लंबे लंबे होंगे, एलिफेंट है, टाइगर है और मंकी है। रिसेंट एडिशन टू द जू, अगर वो ये कहते हैं वी वर एक्सपेक्टिंग अ पेयर ऑफ मंकीज बट दे वुड अराइव नेक्स्ट ईयर, बट जस्ट येस्टरडे वी हैव रिसीव्ड द बेबी एलिफेंट। अब रिसेंट एडिशन क्या होगा? वो बेबी एलिफेंट। मंकीज अभी नहीं आए, वो आएंगे। अच्छा, बात तीनों की करेंगे, एक को मार देंगे। अच्छा, एक और मैंने लिस्टिंग का टेस्ट किया, मैं मुझे ना दिल चाहता है एक आइल्स का पुतला बनाऊं, फिर उसको जुतियां मारूं, ओके ये दिल चाहता है। क्या था ऑप्शन में? लिखा हुआ था न्यू थिंग्स, न्यू थिंग्स, ठीक है। और ऑडियो में क्या बोला कि जी बतख ने जो अंडे दिए तो उसमें से बच्चे निकल आए। अब वो क्या है, उसको लिंक किया न्यू थिंग्स की, यानी क्वेश्चन में सिर्फ न्यू थिंग्स लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है बेबी डक्स। अब न्यू थिंग्स और बेबी, इस तरह के लिंक्स है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगर डायरेक्ट लैंग्वेज यूज करें आइल्स आपका 2, 3, 4 टाइम्स आसान हो जाए। अच्छा, एक और चीज क्या है, मल्टीपल चॉइस के जो ऑप्शंस हैं 3। अब पहला प्रॉब्लम पता है क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कौन सा ऑप्शन वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऑर्डर में है, वो ऑप्शंस ऑर्डर में नहीं है। अगर तो ऑप्शन हो ना ऑर्डर में कि अभी ए की बात हो रही है, अब बी की बात हो रही है, अब आप आराम से पकड़ लेंगे। अब क्या होता है, वो ऑप्शन स्टार्ट करते हैं सी से, आप ए बी में ढूंढ रहे होते हैं, जब वो ए पे आते हैं आप सी पे चले जाते हैं, ठीक है। जब वो ए को डिस्कस करके बी पे आ जाते हैं तो आप तब ए पे आ जाते हैं। तो वो थोड़ा सा देखना है कि आपने किस तरीके से ऑप्शंस को अंडरलाइन करना है। 3 वर्ड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स। हर ऑप्शन में आपने इन 3 वर्ड्स पे नजर रखनी है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। मैंने बहुत लंबे लंबे ऑप्शंस को इतना शॉर्ट किया हुआ है कि स्टूडेंट्स को मैंने बताया बस ये वाला एक वर्ड आपने ढूंढना है,
या ये वाले 2 वर्ड्स हैं जो आपने देखने हैं, तो उसको आप करेंगे तो आसान हो जाएगा। और पार्ट 4 जो है वो पार्ट 3 से आसान है। पार्ट 4 में एक लेक्चर होता है, उस लेक्चर को आपने सुनना है और आपने नोट्स को कंप्लीट करना है, और वो भी होता है 1 वर्ड ओनली, कि एक वर्ड का आंसर, और वर्ड्स भी सिंपल होते हैं। बस उसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जो ब्लैंक से पहले वर्ड दिया हुआ है उसका सिनोनिम वो ऑडियो में बोलते हैं। यानी ब्लैंक है ना, ब्लैंक पे आपका आंसर आना है, ब्लैंक से पहले जो वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड का सिनोनिम ऑडियो में बोलेंगे, आपने उसको पकड़ना है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो आपको सारी ऑडियो सुनने की जरूरत भी नहीं है। बास्कत मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ये वाला वर्ड है, इसका सिनोनिम ये है, सिर्फ आपने अलर्ट होना है जब ये सिनोनिम बोलेंगे, इसके बिल्कुल अगला वर्ड आपका आंसर होगा, और वही होता है। तो पार्ट 4 उतना मुश्किल नहीं है जितना आपका पार्ट 3 है, लेकिन प्रैक्टिस आपने चारों पार्ट्स की करनी है। और अगर अच्छा बेंच स्कोर चाहिए ना, लाइक 7 एंड अबव, तो पार्ट 1 और पार्ट 4 को तो पक्का कर लें कि यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, पार्ट 1 और पार्ट 4 को, और फिर पार्ट 2 और फिर पार्ट 3 में अगर कोई 3-4 मिस्टेक्स भी हो जाती हैं तो ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा, ठीक है। और लिसनिंग इंटरेस्टिंग भी है। एक दफ़ा आपका माइंडसेट बन गया ना, जैसे लोगों को मूवीज़ देखने का शौक होता है, इसी तरह लिसनिंग में अगर आपका एक दफ़ा माइंडसेट बन गया, नेटिव इंग्लिश जो है ना वो बड़ी कानों को अच्छी लगती है, कि नेटिव स्टाइल है, उसमें बोल रहे हैं, बात हो रही, और नॉलेज भी बहुत है। आयल्स के रीडिंग के जो पैसेजेस हैं उसमें इतना नॉलेज है कि आप जब उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा लिसनिंग, और लिसनिंग के बाद है आपका फाइनल स्पीकिंग। और जो स्पीकिंग टेस्ट है ये आप जी ठीक है, जी 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 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एलेबोरेट कर देता हूँ इनका क्वेश्चन। आयल्स लिसनिंग मॉड्यूल के पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्वेश्चन आता है, उसको कहते हैं मैचिंग। मूवीज़ के नाम को आपने मैच करना होता है, बुक्स के टाइटल्स होंगे उनको मैच करना होता है, बंदों के नाम है, कोई इवेंट हो रहा है कि असद ये करेगा, उमर ये करेगा, अली ये करेगा, उनको अपने आपस में मैच करना होता है। सबसे पहली बात ये है, जब आपको हाफ मिनट मिले क्वेश्चंस पढ़ने का तो आपने क्वेश्चंस नहीं पढ़ने, आपने ऑप्शंस पढ़ने हैं, जो A B C D E जितने भी ऑप्शंस हैं आपने उन ऑप्शंस को पढ़ना है। अच्छा, उन ऑप्शंस को आपने पढ़ के इंटरप्रेट करना है। क्या करना है? इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब है कि अगर ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि वो एग्जैक्ट ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे, वो एग्जैक्ट वर्डिंग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि अगर ये वाली फ्रेज़ है तो ऑडियो में क्या हो सकता है। फिर अगर अगली और एक काम और भी करना है, हर टेस्ट से ये चीज़ें सीखें। एक टेस्ट आपने कर लिया, आप दोबारा वैसे ही देख रहे हैं, अच्छा ये ऑप्शन ए की जगह पे ऑडियो में ये बोले थे, ऑप्शन बी की जगह पे ऑडियो में ये बोले थे, सी पे ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप ये देखें कि 16-17 साल आप लोग माशाल्लाह पढ़ते आए हैं, स्कूल गए, कॉलेज गए, सारा कुछ किया, अब ये 2-3 महीने की मेहनत है। आयल्स जो है ना ये कोई लंबा चौड़ी कहानी नहीं है, ये कोई ये नहीं है कि जी मैं आयल्स कर रहा हूँ मुझे अब 8वां साल हो गया है ऐसा कुछ नहीं है। आयल्स जो है ये 2-3 महीने की कहानी है। तो अगर 2-3 महीने आपने इसको प्रॉपर टाइम दे दिया, जो मैं बता रहा हूँ इनको किया, तो ये फिर एक दफ़ा, और ये है किसके लिए? लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। मतलब लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आपके वॉलेट की करेंसी चेंज हो जाएगी। वो एक मेरा स्टूडेंट था तो उसकी मदर जो है ना बड़ी खुश थी, खुद ही बता रहा था, कहता मेरी अम्मी बड़ी खुश थी। उसकी अम्मी कहती कि जैसे जैसे महंगाई हो रही है ना, मेरे बेटे ने मेरा ख़र्चा भी बढ़ा दिया है। भेजता वो $500 ही था ऑस्ट्रेलियन, लेकिन जैसे जैसे हमारी करेंसी की वैल्यू नीचे हुई, पहले $500 का इतना आता था, फिर इतना आया, फिर इतना, हर महीने जो है ना पैसे बढ़ रहे। तो माँ इतनी खुश कि जिस तरह महंगाई हुई है उन्हें मेरा ख़र्चा भी बढ़ा दिया है, ठीक है एग्जैक्टली। तो मतलब देखिए ना, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों का A to Z हर चीज़ चेंज हो जाएगी, राइट। तो उसके लिए ये एफर्ट करना पड़ेगी, आपको खपना पड़ेगा थोड़ा सा, हर चीज़ की डेप्थ में जाएं, देखें इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, मेरा आंसर गलत क्यों है, सही आंसर सही क्यों है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी हमें इतनी टेंशन नहीं होती जब हमारी बिजली बंद होती है, लेकिन जब साथ वालों की आ रही होती है और हमारी बंद होती है, में डबल टेंशन होती है कि इनकी क्यों आ रही है, इन्होंने ऐसा क्या किया हुआ है, ठीक है। तो आपने बजाय गलत आंसर्स को इन्वेस्टिगेट करें, सही को भी करें कि ये वाला आंसर इसका क्यों है और उसकी रीज़न क्या है। वंस यू डू दैट इंशाल्लाह यू विल फाइंड योर वे, ठीक है।